नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं। जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी ने लखनऊ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए और एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण शिविर लगातार चल रहे हैं। आज पार्षदों की बारी है और अवध क्षेत्र के सभी पार्षद आज प्रशिक्षण शिविर में और ज्यादा तमाम उत्तरों के साथ में हमारे साथ यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, आज प्रशिक्षण के क्रम में पार्षदों की बारी है, क्या कुछ प्रशिक्षण में रहेगा सर? जो हमारी कार्य पद्धति है हमारी पार्टी की, उस कार्य पद्धति का हिस्सा है प्रशिक्षण। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना भी हमारी एक प्राथमिकता में है। उससे उनकी कार्य क्षमता का विस्तार होता है और सरकार की नई नई जो योजनाएं हैं, संगठन के जो नए नए विषय हैं, उनकी जानकारी उन्हें रहती है। तो अलग अलग सत्रों में ये नगर निगम के सभासदों का प्रशिक्षण हमारी पार्टी कर रही है। ये अंतिम प्रशिक्षण वर्ग है। इससे पहले हम पूरे प्रदेश भर के सभी प्रशिक्षण वर्ग नगर निगमों के सभासदों के कर चुके हैं। पिछले समय हमने हमारी प्रशिक्षण विभाग ने सभी जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रशिक्षण किए हैं। सभी जिला पंचायतों के सभासदों के प्रशिक्षण हम लोगों ने सभी पूरे प्रदेश भर में किए हैं। अब ये सभासदों के हैं। अगले समय में हम लोग सभी नगर पालिका नगर निगमों के सभासदों का करेंगे, फिर नगर पंचायत नगर के चेयरमैनों का करेंगे, ऐसी ब्लॉक प्रमुख का करेंगे। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत हम अपने जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सरकार की योजनाएं किस प्रकार से बेहतर हम लोग जनता को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं, उसकी जानकारी अलग अलग सत्रों में देंगे। अभी हाल में ही एक एससी मोर्चा और महिला मोर्चा की बैठक हुई, उसके बाद जो विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मोर्चे का गठन कर दिया, यानी सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीएसपी, ओबीसी वेस्ट पार्टी भी है, तो सभी एससी वर्ग पर क्यों भाजपा के बाद डोरा डाल रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हमारी पार्टी का भी जो स्वरूप है सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। तो हमारी प्राथमिकता में देश के 140 करोड़ लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं। तो हमारा ये संकल्प है और हमारी प्राथमिकता में है गरीब, जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम सरकार का हिस्सा हैं। तो और हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में भी है, हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है गरीब, और गरीब कल्याण में हम लोग काम कर रहे हैं। पुराने ये कांग्रेस हैं, सपा हैं, बसपा हैं, ये सब लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं और इन्होंने अपना भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा करा है। ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, और इनकी प्राथमिकताओं में देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह कहते थे कि हमारी प्राथमिकताओं में अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिम समाज के लोग, और हमारी प्राथमिकताओं में पूरा देश है। एक सर सवाल है कि जब कभी सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती हैं किसी भ्रष्टाचार पर या आईटी जब छापे पड़ते हैं, तो विपक्ष सरकार पर या फिर भाजपा पर क्यों हमलावर होता है? आप भाजपा के सारे घोषणा पत्र जो चुनाव से पहले सभी पार्टी दस्तावेज जारी करती हैं, या हमारे संकल्प पत्र आप देखोगे तो उसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, ये सारे हमारे विषय हैं। और मेरे लिए और जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के, देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि भ्रष्टाचार का समूल नष्ट करने का दायित्व हमारा है। जनता ने हमें चुना है और जनादेश हमें इसीलिए दिया है कि हमें भ्रष्टाचार का समूल नष्ट करना है। जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया है, जिन्होंने गरीबों के अधिकारों पर, उनके हितों पर डाका डाला है, सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। ये हमारा एजेंडा है और हम इस संकल्प के साथ चुन के आए। अखिलेश कहते जनता जवाब देगी इसका? नहीं, हमें तो एजेंडा, जनता जवाब दे रही है ना। जनता का ही प्रश्न है, जनता नहीं चाहती भ्रष्टाचार हो। लोगों ने गरीबों के अधिकारों के लूट खसोट करके इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं।
एक आखिरी सवाल संगठन से है। अभी जिला अध्यक्ष तमाम बदले गए हैं, अब कुछ मोर्चे के जिला अध्यक्ष भी बदले जाने हैं, वो कब तक या फिर संगठन की एक पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है हमारे यहाँ, और हम लोग आपस में विचार विमर्श करके रायशुमारी करके, व्यक्ति वही रहते हैं, दायित्व 19-20 होता है, बदलता है। हमारे सब प्रमुख कार्यकर्ता हैं और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। और हमारा संकल्प है कि हम अपनी सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं बीजेपी 100% सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेगी। सम्मेलन होने जा रहे हैं जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1.5 लाख लोगों को जोड़ने के लिए, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, हमने अपनी बात कहनी है, हमें अलग अलग सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारा संगठन चलता है। तो हमने जो काम किए हम लोगों को इसलिए एड्रेस कर रहे हैं कि हमने जनता के हितों के लिए काम किया है। और जो जो आप हमारा घोषणा पत्र देखो, हमारा संकल्प पत्र देखो, हमारी सरकार है उन पर काम कर रही है। और जब हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया है, तो हमें अपना रिपोर्ट कार्ड समाज के बीच में, जनता के बीच में रखने का अधिकार है, और हम वो काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर। जनता के बीच में जो काम किए गए हैं, कि पिछले क्या केंद्र सरकार की बात करें पिछले 9 साल की, या उत्तर प्रदेश सरकार के 6 साल को कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता के पास जाएगी और 2024 में मोदी मिशन को लेकर, कामयाबी को लेकर जनता से अपील करेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और भारत में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की महाजंग का आगाज हो चुका है। 19 नवंबर तक चलने वाले क्रिकेट के इस महाकुंभ के 5 मुकाबले लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ये खेले जाएंगे, और इसके लिए लखनऊ में खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की ये रिपोर्ट आप देखिए। वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और लखनऊ के लिए भी इस बार ये वर्ल्ड कप काफी अहमियत रखेगा, क्योंकि लखनऊ में पहली बार किसी वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। लखनऊ के इसी इकाना स्टेडियम में 12 अक्टूबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका भिड़ेंगे। इस इकाना स्टेडियम से ही पहला मैच की शुरुआत होगी, और उसके अलावा 5 ऐसे मैच हैं जो इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। लखनऊ के लिए ये जरूर थोड़ा अहमियत भी इसलिए भी रखता है क्योंकि पहली बार कोई वर्ल्ड कप लखनऊ में खेला जाएगा, और इसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लखनऊ के इस इकाना स्टेडियम में जो घास है वो विदेश से मंगाई गई है, और स्टेडियम की घास पहली बार यहाँ पर ऐसी घास लगेगी जिसको जो इको फ्रेंडली है गर्मी और जाड़े के लिए, उस घास से स्टेडियम को वहां पर घास बदली गई है। और इसके अलावा रंग रोगन का काम चल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर अभी से ही यहाँ पर तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस ने भी यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया है कि कैसे लोग आएंगे, स्टेडियम के अंदर क्या तादाद होगी और उनको निकालने की क्या व्यवस्था होगी। इसको लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार इस स्टेडियम के आसपास नजर आते हैं। फिलहाल गौरव का पल जरूर होगा जब पहली बार वर्ल्ड कप के किसी मुकाबले में भारत यहां पर इकाना स्टेडियम में खेलते नजर आएगा। लोगों के बीच उत्साह भी है, और इसके लेकर फिलहाल जो टिकट का तैयारियां हैं वो टिकट भी 3 दिन बाद यहां पर मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से टिकट का सिस्टम रखा गया है जो लोग ले सकेंगे। फिलहाल इकाना स्टेडियम एक इतिहास जरूर रचने जा रहा है, क्योंकि लखनऊ से पहले जो भी मैच हुए कभी वर्ल्ड कप के तो वो बाहर हुए, लेकिन अभी आईपीएल के मैचेस हुए और उसके बाद वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। फिलहाल लखनऊ के लोग जो हैं वो इसको लेकर उत्साहित हैं और टिकट की होड़ मची हुई है, और ये स्टेडियम में माना जा रहा है कि 50,000 की जो भीड़ आती है वो पूरा खचाखच स्टेडियम नजर आएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वही सपा नेता सारिक अहमद पर एटीएस ने शिकंजा कसते हुए छापेमारी ये की है, बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के दौरान पकड़े गए रिजवान अशरफ का नैनी कनेक्शन सामने आया है, और पूछताछ के बाद ये छापेमारी बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की आप ये खास रिपोर्ट देखिए। बता दें, जहां 2 दिन पहले आतंकी रिजवान को दिल्ली एटीएस ने गिरफ्तार किया था, और जिसके बाद रिजवान से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए थे। ये नैनी का चकदौंदी इलाका है जहां पर रिजवान रहकर पढ़ाई किया करता था, और रिजवान कुछ दिन पहले प्रयागराज की रेकी भी कर रहा था क्योंकि महाकुंभ होने वाला है, और ऐसे में आतंकी कनेक्शनों को जहां एटीएस खंगाल रही थी, और उसी के मद्देनज़र यहां पर ये आज बड़ी कार्रवाई हुई है जहां एटीएस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। सपा नेता शारिक के चाचा असद के आवास पर पहुंची थी, जहां पर ये आज छापेमारी हुई है। करीब सुबह 7 बजे से लेकर ये करीब 5 घंटे तक लगातार कार्रवाई हुई है, और साथ ही एटीएस की और क्राइम ब्रांच की टीम कुछ लोग को शायद हिरासत में लेकर अपने साथ भी ले
गई है और उनके मोबाइल्स को भी जब्त किया है और कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। फिलहाल ये तो आगे खुलासा होगा कि इसमें कितनी सत्यता थी और इसमें किस तरह के लोग पकड़े गए हैं और क्या और आगे खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है और साथ ही बड़ी सफलता हाथ लगने के भी दावे किए जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। एक समय था जब मायावती दलित वोट बैंक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची और इससे माना जाने लगा था कि दलितों के वोट पर तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का ही अधिकार रहेगा। लेकिन 2012 से हालात बदलते गए और इस वोट बैंक में सेंधमारी भी हो गई। अब इसी वोट बैंक को साधने की तमाम कवायद पार्टियां कर रही हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। सियासत में शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी से वोट बैंक का करीबी रिश्ता है। यही वजह है कि अंबेडकर की आड़ में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिशें होती रहती हैं। अगर 2011 की जनगणना को देखें तो पूरे देश में दलितों की आबादी 20 करोड़ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 से 22% है। जाहिर है कि दलित ही सियासी दलों का भाग्य विधाता है। ऐसे में जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से दलितों को रिझाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। भाजपा ने यूपी में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अवध, पश्चिम, काशी, गोरखपुर, कानपुर और ब्रज में अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, बीजेपी ने अपने सभी दलित सांसदों, राज्यसभा सांसदों, विधान परिषद सदस्यों और मंत्रियों को यहां तक निर्देश दे दिया कि अपने निधि का खर्च दलित बस्तियों के विकास पर करें। तो वहीं दूसरी ओर सपा पीडीए के जरिए दलितों पर डोरे डाल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दलितों को रिझाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पहली बार काशीराम की पुण्यतिथि जोरों शोरों से मनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान दलितों से 1 महीने तक संवाद किया जाएगा। भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी दलितों के सम्मान को पुनः उनको जागृत महसूस एहसास कराने के लिए दलित गौरव यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर से लेकर और संविधान दिवस तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें विधानसभा स्तर पे हम रात्रि चौपाल करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 रात्रि चौपाल और प्रत्येक विधानसभा के 250 प्रभावशाली दलित समाज के लोगों से संवाद करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश में डॉक्टर अंबेडकर के पंचतीर्थ, जिसमें उनकी जन्मस्थली, जिसमें उनकी कर्मस्थली, जिनमें उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसे सारे स्थानों को न केवल सरकार ने जो विदेश में थी उन पर अपना नियंत्रण किया है और उनको एक तीर्थ की तरह विकसित किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र के मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। इस समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की आवाज को उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी आज वो पिछड़ों को धोखा देना चाहती है, उनको छलना चाहती है, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रही है। दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की शासन में हो रहे हैं। बिहार सरकार ने जाति जनगणना के सर्वे जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना कराना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पिछले दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रही। 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में दलितों ने बीजेपी के पक्ष में दरियादिली दिखाई और 2019 में यूपी की आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर भाजपा का कमल खिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलितों को रिझाने में जुटी पार्टियों को आखिर दलितों का आशीर्वाद किसको और कितना मिलता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।